वेलकम टू जैरप टोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में 3 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के पेपर को हम सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 3 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, उन सवालों को सॉल्व करने की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। 3 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का पेपर हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो आज हम 3 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के पेपर को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल हमारे सामने है। आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल को आपको टेबल में दी गई इन्फॉर्मेशन को पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर टेबल के सवालों तक चलना है। तो देखेंगे यहाँ पे 4 दुकानों का जिक्र किया गया है, ABCD, ये 4 दुकानें हैं। दूसरा दिया गया कि ABCD द्वारा बेचे गए कैमरों की संख्या का 40%, अर्थात जो बेचे गए कैमरों की संख्या है इसका 40% यहाँ पे डिनोट किया गया है। 200, 320, 240 जो भी दिख रहा है ये टोटल संख्या नहीं है कैमरे की जो कि बेची गई है, केवल टोटल का 40% यहाँ पे दिया गया है। दूसरा, बेचे गए प्रिंटरों की आधी संख्या यहाँ पे दी गई। जो बेचे गए प्रिंटर्स हैं, जो भी प्रिंटर बेचे गए हैं उनकी आधी संख्या से 220, 300 या 190 जो भी लिखा गया है ये कुल नहीं है, ये आधी संख्या यहाँ पे लिखी गई है। आधी संख्या एवं बिक्री हुए कैमरों की संख्या के का बेचे गए स्पीकरों की संख्या से अनुपात यहाँ पे दिया गया। मतलब जो कैमरा बेचा गया है और जो स्पीकर बेचे गए हैं उनका रेशियो यहाँ पर दिया गया है। मतलब कि जो कैमरा बेचा गया है उसका 40% यहाँ पे दिया गया है, जो प्रिंटर बेचा गया है उसका आधा यहाँ पे दिया गया है, और जो कैमरा और स्पीकर बेचा गया है उसका रेशियो यहाँ पर दिया गया है। इतनी बातें दी गई है, प्लस यहाँ पे 4 नोट भी लिखा गया है। ठीक है, इस नोट को भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। पहला तो यह है, दुकान ए द्वारा बेचे गए कैमरों, प्रिंटरों व स्पीकरों की संख्या कुल 1160 है। कहा गया भाई जो कैमरा बेचा गया, जो प्रिंटर बेचा गया और जो स्पीकर बेचा गया ए द्वारा, उसकी टोटल संख्या 1160 है। ठीक है। दूसरा बोला गया बी द्वारा बेचे गए कैमरों व स्पीकरों की संख्या का अनुपात कितना है, 10:7 है। देखिए यहाँ पर न लिख के 10:7 इसने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे ना देखे तो आप परेशान हो और सवाल आपका गलत हो जाए। ठीक है। तीसरा यहाँ पे दुकान सी के मामले में बेचे गए कैमरों की संख्या बेचे गए स्पीकरों की संख्या से 4 गुना है। क्या क्या कर रहा है, दुकान सी के मामले में बेचे गए कैमरों की संख्या, दुकान सी के मामले में बेचे गए कैमरों की संख्या बेचे गए स्पीकरों की संख्या से 4 गुना है। कहने का मतलब है कि अगर स्पीकर कैमरा 4 बिक रहा है तो स्पीकर कितना बिक रहा है, 1 बिक रहा है। ठीक है, दुकान सी के मामले में, अर्थात जो रेशियो यहाँ पे बनेगा वो 4/1 का बन जाएगा। ठीक है, 4/1 का बन जाएगा। बी वाले में तो लिखा है कि 10:7 में बन गया। देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ की मिल गई हमको, 10:7 का बन गया। और लिखा है लास्ट में कि भाई अगर कोई मान लुप्त है और यदि उनको खोजना आवश्यक है तो आप इसकी गणना कीजिए। अब इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको सवाल हल करना है। एक चीज यहाँ पे और पहले कंप्लीट कर लीजिए, ये बेचे गए कैमरों की संख्या का 40% है। कितना, 200, 320, 240, और ये आधा है। अगर 220 ये आधा है, अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 440 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये 600 बन जाएगा। 190 है, अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे तो 190 और 190 मतलब कि 190 और 190 जुड़ेगा तो 100, 100, 200 हो जाएगा, और 90, 90, 180, मतलब कुल मिला के 380 बन जाएगा। ठीक है, और ये 40% है, 240% है। अगर इसका 100% आप निकालेंगे तो कितना होगा, अगर यहीं पे देख लीजिए, अगर 40% की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 100% निकालेंगे तो 40 पंचे 200, अर्थात जो 100% की वैल्यू आएगी वो 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100% निकालेंगे तो 500 आ जाएगी। अब 320 भी 40% है, 40% बराबर 320 है। अगर इसका 100% आप निकालेंगे तो 0 से 0 गया, 4 8 32, मतलब 100% इसका 800 आ गया। तो ये इसका टोटल कितना है, 800 है। यहाँ की वैल्यू हमको नहीं पता है। अगर 240 ये है तो भाई 40% का मान कितना है, 240 है, तो 1 0 से 1 0 करोगे, 4 6 24 करोगे, 100 नीचे आएगा, 100 का 6 टाइम, तो ये 600 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया, 600 बन गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट करिए, देखिए लिखा है दुकान ए द्वारा बेचे गए कैमरों, प्रिंटरों व स्पीकरों की कुल संख्या 1160 है। ठीक है, 1160 है, लेकिन अभी आपको स्पीकर की संख्या नहीं पता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको स्पीकर की संख्या नहीं पता है। यहाँ पे कैमरे की संख्या आपको पता चल गई, कैमरे की संख्या पता चल गई कितनी है, कुल संख्या किसकी कितनी है, 500 है। तो यहाँ पे स्पीकर की संख्या 5, यहाँ पे देखिए क्या गया भाई, बेचे गए कैमरों और स्पीकरों का रेशियो यहाँ पे दिया गया है 5:3। अगर 5 का मतलब 500 है और 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर 5 की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो 3 की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ के 100 जाएगा, 100 3 300। कहने का मतलब स्पीकर की जो वैल्यू आएगी, स्पीकर जो बिका हुआ है वो 300 बिका हुआ है इस रेशियो के आधार पर। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे लिखा है दुकान ए द्वारा बेचे गए कैमरों, प्रिंटरों व स्पीकरों की कुल संख्या 1160 है। अभी हमको कितना मिला, यहाँ से 500 मिला, यहाँ से 300 मिला, 5 3 800 होता है, और 1160 में से अगर 800
100 हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 360, अर्थात यहाँ की जो संख्या निकल के आ जाएगी वो 360 निकल के आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमको कुल इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, यहाँ से तो हमको कैमरे की संख्या पता चल गई है, यहाँ पे हमको कैमरे की संख्या पता चल गई। अब यहाँ से चाहे देखिए ये 300 हमने क्या लिखा है, ये स्पीकर जो है स्पीकर हमने लिखा है। अब 10:7 में यहाँ की स्पीकर है। अब 10 का मान 800 है, देखिए 10 का मान यहाँ पे कितना है 800 है। अगर 7 का मान आप निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 8 80, 800 और 8 7 56, 560 बन जाएगा। मतलब बी वाला 560 स्पीकर बेचा है। अगर सी की वैल्यू देखिए आपको टोटल नहीं पता है, सी की वैल्यू टोटल नहीं पता और कोई क्लू भी नहीं दिया है जिससे आप इसको निकाल पाओ, देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाई कैमरा और स्पीकर एक तरफ से बेचे गए कैमरों की संख्या का बेचे गए स्पीकरों की संख्या से क्या अनुपात है। हाँ, एक तरफ से आप सोच सकते हैं भाई अगर कैमरा कितना होगा आपका 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अगर कैमरा आपका सॉरी आपका स्पीकर अगर 100 है तो ये सी वाला कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप नीट इसको कर सकते हो। लेकिन अगर हम देखेंगे सवाल में अगर सी के कैमरे की बात की गई होगी तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, अन्यथा नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया गया है। रेशियो एग्जैक्ट हम यहाँ पे वैल्यू अभी निर्धारित नहीं कर पाएंगे, अगर सवाल दिया होगा तो कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं 6:7 दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। तो अगर 6 की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ 6 की वैल्यू 600 है तो 7 की वैल्यू कितने निकालने में आ जाएगी 700 आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 700 निकल के आएगी। अब हमें पूरी वैल्यू पता चल गई, अब हमें जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का जवाब हम आराम से दे पाएंगे। तो चलिए ये सारी जो बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं वही बातें मैंने यहाँ पे देखिए टेबल में इनपुट कर दी है, वही बातें हमने टेबल में इनपुट कर दी है। ये बेचे गए कैमरों की कुल संख्या है, ये प्रिंटरों की कुल संख्या है और ये स्पीकरों की कुल संख्या है। जो जरूरत थी सवाल के हिसाब से हमने यहाँ निकाल दिया है। बाकी आगे टेबल में बढ़ेंगे तो आगे जरूरतें हमारी बढ़ेंगे तो जरूरत यहाँ पे टेबल डाटा फिल भी हो जाएगा। ठीक है, सवाल पहला नंबर हम देखते हैं, दुकान ए द्वारा बेचे गए कैमरों व प्रिंटरों की कुल संख्या। दुकान ए द्वारा बेचे गए कैमरों और प्रिंटरों की कुल संख्या पहले ही देख लेते हैं। दुकान ए द्वारा बेचे गए कैमरों और प्रिंटरों की संख्या, दुकान ए कहाँ पे यहाँ पे है, कैमरा भाई कहाँ पे है ये 500 बेचा गया है और प्रिंटर बेचा गया है 360। कहने का मतलब ये है कि दोनों अगर मिलाएंगे तो 860 बन जाएगा। कुल संख्या दुकान डी द्वारा बेचे गए प्रिंटरों की संख्या से अधिक है। दुकान डी द्वारा बेचे गए प्रिंटर, दुकान डी यहाँ पे है और कितना बेचा है 380 बेचा है। अगर 860 में से 380 आप निकालेंगे तो 0, 16 में से 8 गए 8 और 4 में से 3 गए 1 बचेगा। ओ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 बचेगा। और कहने का मतलब है 480 प्रिंटर 480 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है 480 अधिक है, अर्थात इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 480 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए लिखा है दुकान बी के लिए बेचे गए प्रिंटरों व स्पीकरों की संख्या बेचे गए कैमरों की संख्या से कितना % अधिक है। दुकान बी के लिए बेचे गए प्रिंटरों व स्पीकरों की संख्या, दुकान बी कहाँ पे है, दुकान बी यहाँ पे है, दुकान बी यहाँ पे है तो कितना प्रिंटर बेचा है भाई 440 प्रिंटर बेचा है दुकान बी और स्पीकर कितना बेचा है 560 बेचा है। अगर आप क्या जोड़ेंगे 560 जोड़ेंगे और 440 जोड़ेंगे, 0 6 4 10 5 4 9 1 10 1000 हो गया। अगर आप बेचे गए कैमरों की संख्या से कितना अधिक है, कितना कैमरा बेचा है भाई ये 800 बेचा है। भाई कितना अधिक हो रहा है 200 अधिक हो रहा है ना, 200 ही तो अधिक हो रहा है ना। 200 गुणे 100 और नीचे क्या करेंगे 800 कर देंगे, 00 खत्म हो गया, 8 दूना 16 होता है और 8 बचे 4 बचेगा ना, 8 दूना 16 4 बचेगा, 8 पंच 40 अर्थात 25% अधिक है। कितना 25% अधिक है। जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था वो इसी टेबल में था। अगर टेबल का डाटा आप निकालने में सफल हो रहे हो तो आप आराम से ऐसे सवालों के जवाब दे पाओगे। वैसे भी एनटीए डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल में डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछता है, हाँ थोड़ा सा आपको लॉजिक में फंसाता है, लैंग्वेज में फंसाता है। अगर आप पैनिक हो रहे हो तब आप सवाल नहीं कर पाओगे। अगर इजिली चीजें हैंडल कर रहे हो तो आप आराम से कर जाओ, क्योंकि बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग ही आता है। ठीक है, चलो थर्ड की तरफ चलते हैं। लिखा है दुकान बी द्वारा बेचे गए स्पीकरों की संख्या का दुकान डी द्वारा बेचे गए स्पीकरों की संख्या से क्या अनुपात है। अब चलो देखो दुकान बी कहाँ है भाई, दुकान बी यहाँ पे है। पहले दुकान बी द्वारा बेचे गए स्पीकर, दुकान बी द्वारा स्पीकर कितना बेचा गया है 560 बेचा गया है। ठीक है, और कहा है दुकान डी द्वारा बेचे गए स्पीकर, दुकान डी कहाँ है, दुकान डी यहाँ पे, दुकान डी द्वारा बेचा गया स्पीकर कितना है 700 है। ठीक है, अब भाई कितना रेशियो होगा, हटाओ जरा। अब ये 70 कितना बचा 56 बचा 70 बचा तो कितना होगा 7 से करो, 7 8 56 होगा और 7 10 में 70 होगा ना, यही होगा। अब और ले सकते हो, 2 चौक 8 होता है, 2 25 10 होता है, 4/5 इसका रेशियो बन के आ जाएगा था। इसका सेकंड वाला विकल्प, सेकंड ही ना बी है, बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है ये दुकान सी द्वारा बेचे गए प्रिंटरों व स्पीकरों की औसत संख्या 350 है। खूब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दुकान सी द्वारा, सी की बात हो रही है, कह रहा है दुकान सी द्वारा बेचे गए प्रिंटरों व स्पीकरों की औसत संख्या, प्रिंटर और स्पीकर की बात कर रहा है, ये प्रिंटर है
और स्पीकर है। कह रहा है इसकी औसत संख्या जो है 350 है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे लिखा है दुकान सी के मामले में बेचे गए कैमरों की संख्या बेचे गए स्पीकरों की संख्या से 4 गुना, अर्थात कहने मतलब कैमरा अगर 4 है तो ये 1 है। इस हिसाब से देखेंगे तो इस हिसाब से देखेंगे, सी वाला का देखिए हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अगर कैमरा स्पीकर 1 है तो आपका क्या नाम है, बेचे गए कैमरों की संख्या कितनी होगी, 400 हो जाएगी सी वाले में। तो देखिए यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 400 हो गया। तो अगर इसका आप क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 को अगर 2 से भाग करोगे कितना हो रहा है, 4 1 500 हो रहा है ना। 500 को अगर आप 2 से भाग कर रहे हो तो जो, एक मिनट, प्रिंटर कितना दे रहा है, सी का प्रिंटर कितना है, प्रिंटर का रहा है ना ये। हाँ एक मिनट कुछ गलत कर रहे थे, एक मिनट। यहाँ पे देखिए प्रिंटर का रहा है, हम कैमरा ले लिए। ये कह रहा है दुकान सी द्वारा बेचे गए प्रिंटर, दुकान सी द्वारा बेचा गया प्रिंटर कितना है, 600 है। और स्पीकर कह रहा है ना, स्पीकर तो 4:1 के अनुसार देखेंगे तो 100 स्पीकर बन जाएगा, ठीक है। तो कितना बना, 600 प्लस 100 आप करोगे तो कितना बन जाएगा, 700। और एवरेज निकालोगे तो 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 350, ठीक है। तो यही कह रहा है कि भाई औसत संख्या कितनी, 350 है। तो दुकान सी द्वारा बेचे गए कैमरों व प्रिंटरों की औसत संख्या क्या है, दुकान सी द्वारा बेचे गए कैमरों व प्रिंटरों, कैमरा कितना है सी का, 400 है और प्रिंटर कितना है, 600 है। तो 600 प्लस 400 जोड़ोगे तो 1000 आएगा और एवरेज निकालोगे 2 से भाग करोगे कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। तो 500 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा अगर डेटा में आप मिस इंटरप्रेट नहीं हो रहे हो तो आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए लिखा है कि दुकान ए, हाँ, दुकान ए में ये बेची गई पेन ड्राइवों की संख्या बेचे गए स्पीकरों व कैमरों की औसत संख्या का 120% है। देखिए यहाँ यहीं पे थोड़ा सा पैनिक होता है बच्चा, लिखा है ये बेची गई पेन ड्राइवों की संख्या, देखिए इसमें पेन ड्राइव तो है ही नहीं। अब पेन ड्राइव नहीं है तो बच्चा परेशान होने लगता है। पूरा सवाल तो पढ़ के देखो एक बार, दुकान ए में ये बेची गई पेन ड्राइवों की संख्या बेचे गए स्पीकरों व कैमरों की औसत संख्या का 120% है। किसका, स्पीकर और कैमरा, किसका, ए का। स्पीकर कहाँ है भाई, बेचे गया स्पीकर कितना है, 300 है। और प्लस कैमरा कितना बेचा गया है, कैमरा बेचा गया है 500। तो 500 और 300 जोड़ोगे तो 800 आएगा, 800 से 2 भाग करोगे तो 400 आएगा। मतलब कि दुकान ए का स्पीकर और कैमरे का औसत 400 आया। अब जो पेनड्राइव की संख्या इस 400 का 120% है, अर्थात 100 का मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 120 की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 टाइम जाएगा तो 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, 4 एक के 4, 480 बन जाएगा, ठीक है। औसत संख्या का 120% है तो कितना बन गया, ये पेनड्राइव 480 बन गया। तो बेची गई पेनड्राइवों और प्रिंटरों की संख्या के बीच अंतर क्या है, तो पेनड्राइव हमने बेचा 480 और प्रिंटर कितना बेचा था भाई, ए में बेचा था हमने 360। 480 में से अगर हम 360 निकाल रहे हैं, 08 में जोड़े तो 120 जो डिफरेंस बन के आएगा पेन ड्राइव और प्रिंटरों की संख्या में, वो 120 बन के आएगा। तो आपने देखा जो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस जो सवाल दिया गया है उस सवाल को इंटरप्रेट करना जरूरी है। आप बगैर पैनिक हुए अगर आसानी से उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो आप आराम से डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये 5 सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि जतिन के स्मार्टफोन में एक सिम कार्ड लगा हुआ है लेकिन अमित का जो टैबलेट है वो बिना सिम कार्ड का है। अमित जतिन के स्मार्टफोन नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग करना चाहता है, लेकिन टैबलेट डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से वो किसका उपयोग करेगा। जो विकल्प दिया गया है वो दिया है जीपीएस के माध्यम से भाई, नोटिफिकेशन के माध्यम से, टेथरिंग के माध्यम से अथवा मैसेजिंग के माध्यम से। देखिए जीपीएस के माध्यम से तो हम रूट मैप देखते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी होती नहीं है। जैसे जब यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किया थी तो अगर आप सब्सक्राइब किए चैनल तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, या अगर किसी दूसरे का चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसका नोटिफिकेशन मिलता है। नोटिफिकेशन से हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और मैसेज आप नॉर्मली करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करो चाहे टेक्स्ट मैसेज करो, यहाँ से तो कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी होती नहीं है। तो बची एक विकल्प रहा है, वो कौन सा है, टेथरिंग, ठीक है। यूएसबी के माध्यम से क्या करेगा वो, मतलब कि इंटरनेट को कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। अब भाई यूएसबी से कर रहा है अथवा हॉटस्पॉट के माध्यम से कर रहा है, अब कौन सा मेथड यूज कर रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ के लिए जो राइट विकल्प बनेगा वो टेथरिंग बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा वो, टेथरिंग के माध्यम से डिवाइस को स्मार्टफोन से अपने टैबलेट को कनेक्ट करेगा। अब हॉटस्पॉट हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, अथवा यूएसबी केबल के माध्यम से हो सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी जो तैयार होगी उसकी टेथरिंग के माध्यम से होगी। जीपीएस लोकेशन सर्विस के लिए यूज किया था, इंटरनेट शेयरिंग के लिए नहीं होता है। नोटिफिकेशन अलर्ट्स के लिए होता है, कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं होता है ये। मैसेजिंग भाई हम कोई भी मैसेज टेक्स्ट करते हैं, मल्टीमीडिया अथवा टेक्स्ट मैसेज होता है, लेकिन वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए नहीं होता है। तो राइट विकल्प कौन सा बनेगा, टेथरिंग वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए एमएस एक्सेल का सवाल दिया गया है, कहा गया ए से ई तक यहाँ पे डेटा दिया गया है, ए से लेके ई तक डेटा दिया गया है, कह रहा है भाई सूत्र एक ए से लेके ई तक उपयोग करके 10, 20, 30 मानों को जोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई, तीनों मानों को इसको जोड़ना है। तो ए में लिखा है और ए से लेके A3 तक का डाटा दिया गया। देखिए अगर हम लिख रहे हैं इक्वल सम A1 से लेके कॉलन लगा के A3 लिख रहे हैं तो ये राइट विकल्प है, यहाँ से तो तीनों डाटा को जोड़ लिया जाएगा। अब लिखा है दूसरे में सम लिखा है तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन A1 के बाद A3 लिख दिया, मतलब A2 को इसने छोड़ दिया है बीच में, अर्थात केवल ये 10 को जोड़ेगा और 30 को जोड़ेगा, 20 को नहीं जोड़ेगा। तो एक तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा A1 A2 A3 ये तो करेक्ट हो जाएगा, ये सही होगा। सम A1 A2 A3 मतलब A1 A2 A3 क्या है, इसका रेफरेंस है, मतलब A कॉलम में है 1 वाले रो में है, A कॉलम में है 2 वाले रो में है तो A2 हो गया, 3 कॉलम में है तो A3, A कॉलम में है 3 वाले रो में है A3 हो गया। तो इस 10 का एड्रेस जो है A1 है, 20 का एड्रेस A2 है, इस 30 का एड्रेस A3 है। तो इसने तीनों का एड्रेस दिया, सम A1 A2 3, ये भी सही करेक्ट जोड़ेगा। अब लास्ट वाले देखिए सम लिखा है और A1 लिखा है, डैश लगा के A3 लिखा है, मतलब D को इसने फिर से छोड़ दिया, सॉरी B को A2 को इसने फिर से छोड़ दिया, अर्थात ये भी केवल 10 को जोड़ेगा और 30 को जोड़ेगा, 20 को छोड़ देगा। तो जो गलत आने वाली शिकायत है वो B में आएगी और E में आएगी, अर्थात B एंड E। अच्छा सही पूछ रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। सही कौन सा होगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया के तकनीकी नियंत्रण में विश्वास करता था। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड इन द टेक्नोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द मीडिया। ये आपके लिए सवाल नया हो सकता है, इसका जो राइट आंसर है वो हैरोल्ड लेसवेल है। हैरोल्ड लेसवेल का मॉडल भी हम पढ़ते हैं। हैरोल्ड जो लेसवेल थे वो टेक्नोक्रेटिक कंट्रोल मतलब कंट्रोल के पक्ष में थे। भाई जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो टेक्निकल हो या टेक्निकल जानकारी रखता हो, टेक्निकल एक्सपर्ट ही गवर्नेंस करें तो ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस हो सकता है। अभी क्या हो रहा है, अभी होता यह है कि भाई टेक्निकल एक्सपर्ट से हम सलाह लेते हैं, हम खुद टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। तो हैरोल्ड लेसवेल थे भाई, वो कह रहे थे कि भाई जो गवर्नेंस कर रहा है वो एक टेक्नोक्रेटिक मैन होना चाहिए, उसको टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है भाई जो कम्युनिकेशन है या जो संचार है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, मीडिया का दुरुपयोग होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो है जो हैरोल्ड लेसवेल थे वो भाई टेक्नोक्रेटिक कंट्रोल के पक्ष में थे। नेक्स्ट ऑन है द ऑटोमेटिक ऑफ एन अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग टू अनदर सिचुएशन इज नोन एज। कह रहा है कि अनकॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस की बात कर रहा है। हमने आपको लो रोड ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफर, ठीक है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसके पहले, तो आपको याद होगा। कह रहा है ऑफ एन अनकॉन्शियस ट्रांसफर, कॉन्शियस ट्रांसफर होता तो हम हाई रोड ट्रांसफर बोलते, ये अनकॉन्शियस ट्रांसफर की बात कर रहा है, अर्थात ये कौन सा इसका आंसर होगा, लो रोड ट्रांसफर होगा। तो जो लो रोड ट्रांसफर होता है इसमें हम अनकॉन्शियसली स्पॉन्टेनियस हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक, ठीक है, बिना सोचे समान परिस्थितियों में ज्ञान का स्थानांतरण हम करते हैं, बिना सोचे समान परिस्थितियों में ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं। जैसे आपने बाइसिकल सीखी तो कोई दूसरी बाइक लाई, रेंजर साइकिल आई, तो आप साइकिल चलाना तो आपको नॉर्मल साइकिल आती है, उसको चलाना तो आता है, रेंजर साइकिल चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपके पास कोई एक टू व्हीलर थी, आपके यहाँ कोई अपग्रेडेड टू व्हीलर्स आई, ठीक है, अब भाई टू व्हीलर आप चलाना पहले से जानते हैं, अब फिर से टू व्हीलर्स दूसरी है तो उसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई एक फोर व्हीलर आप चलाना जानते हैं तो अब आपके घर में कोई दूसरी फोर व्हीलर्स आ रही है, तो सेम सिचुएशंस में जब नॉलेज का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लो रोड ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपको दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, आप पहले से सीखे हुए होते हैं, अनकॉन्शियसली ही उस चीज को आप आराम से ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन हाई रोड ट्रांसफर क्या है, सोच समझकर नई स्थिति में ज्ञान का स्थानांतरण होता है, मतलब यहाँ पे कॉन्शियसली हम चीजें करते हैं, एफर्टफुल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा लो रोड ट्रांसफर बन जाएगा। कुछ बेसिक बातें और जान लीजिए भाई, हाई रोड जो ट्रांसफर होता है यहाँ पे कॉन्शियसली होता है, एफर्टफुल होता है। ठीक है, जैसे कक्षा में जो सीखी गई जानकारी होती है आलोचनात्मक रूप से उसको हम जीवन की अन्य समस्याओं में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये हाई रोड ट्रांसफर है, क्योंकि जो जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उसको अगर हम भाई पहले से जो नॉलेज लिए हैं उस नॉलेज को हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही कॉन्शियसली ट्रांसफर करेंगे। जैसे गणित में जो सीखे गए समीकरण है उसको हम भौतिकी में अगर उसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, हाई रोड ट्रांसफर है। और लो रोड जो ट्रांसफर है भाई ऑटोमेटिक है, स्पॉन्टेनियस है, अनकॉन्शियसली है, बिना ज्यादा सोचे समझे सेम सिचुएशंस में साइकिल चलाना जानते हैं, दूसरी साइकिल आई उसको आसानी से चला ले रहे हैं। ठीक है, एक भाषा में टाइपिंग करना चाहते हैं, दूसरी भाषा में करना है, तो अगर भाषा का थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो हम आराम से टाइपिंग कर पा रहे हैं। मतलब सेम सिचुएशंस में अगर हम
इजिली मूव ऑन हो पा रहे हैं तो लो रोड ट्रांसफर है, अगर कॉन्शियसली करना पड़ रहा है तो हाई रोड ट्रांसफर है। ठीक है, इसके अलावा भाई कुछ ट्रांसफर्स और होते हैं, जान लीजिए, यहाँ से भी सवाल आपसे पीछे पूछे गए। ये नियर ट्रांसफर है, मतलब निकट ट्रांसफर, समान या मिलते जुलते संदर्भ में कोई चीज लागू, जैसे गणित की कक्षा में सीखा गया जोड़ घटाव, अगर दुकान पर हिसाब लगाने में हम उपयोग कर पा रहे हैं तो ये नियर ट्रांसफर है। ठीक है, ये फॉर ट्रांसफर है, पूरी तरीके से अलग संदर्भ में अगर हम चीजें मतलब लागू करें, जैसे ज्यामिति में हम कोई चीज सीखे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं भाई, वास्तुकार के कार्यालय में डिजाइन समस्या को हल करने में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से डिफरेंट सिचुएशन से अलग कॉन्टेक्स्ट है, वहां पे हम नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फॉर ट्रांसफर है। और दूसरा है फॉरवर्ड ट्रांसफर, इसके आगे पूछा भी क्या है, जब पहले सीखा हुआ ज्ञान भविष्य के अधिगम को प्रभावित करे। जो पहले हम सीखे गए हैं, जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है हमारा, वो भविष्य के अधिगम को, भविष्य के अधिगम को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे बीजगणित सीखने के बाद कैलकुलस सीखना आसान हो गया। ठीक है, साइकिल चलाने के बाद टू व्हीलर चलाना आसान हो गया, या एक फोर व्हीलर चला रहे थे, बाद में हमें कोई भाई बड़ी फोर व्हीलर मिलती है तो उसको चलाना आसान हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरफ से फॉरवर्ड ट्रांसफर है। बैकवर्ड ट्रांसफर का मतलब जो पहले से सीखा हुआ हमारा ज्ञान है, जो पहले से सीखा हुआ ज्ञान है, मतलब नया सीखा हुआ ज्ञान पहले सीखे हुए ज्ञान को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे कैलकुलस सीखने के बाद बीजगणित की अवधारणाओं को और अच्छे से हम समझ गए। जैसे जब कक्षा 8 में थे तो कक्षा 8 की मैथमेटिक्स बहुत कठिन लग रही थी, लेकिन जब हम कक्षा 9 में गए और मैथमेटिक्स पढ़े पूरा, तो हमें अब लगने लगा कक्षा 8 की मैथमेटिक्स बहुत क्या है, सरल थी। ठीक है, तो ये बैकवर्ड ट्रांसफर है। तो ये नियर ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफर, बैकवर्ड ट्रांसफर एंड फॉरवर्ड ट्रांसफर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भाई पॉजिटिव ट्रांसफर होता है जब नया अधिगम, जब पूर्व ज्ञान जो आपका होता है, जो पूर्व नॉलेज है, वो आपके नए नॉलेज को क्या करता है, नए लर्निंग को आसान बना देता है। ठीक है, जैसे हिंदी जानने से संस्कृत सीखना आसान हो गया, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था, एक मिनट, हो गया था। दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफर है। ठीक है, जब पूर्व ज्ञान नए अधिगम को बाधा डालता है, जैसे अंग्रेजी उच्चारण के नियम हिंदी उच्चारण में भ्रम पैदा करे। ठीक है, जब पूर्व ज्ञान, या जैसे आपने कोई नंबर पहले से याद कर रखा था, अब वो व्यक्ति अपना नंबर चेंज कर दिया, नया नंबर जो आया, तो अब जो पुराना नंबर याद था नए नंबर को ठीक से याद नहीं करने दे रहा, बार बार कंफ्यूज आप हो रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है हाई रोड ट्रांसफर। हाई रोड ट्रांसफर वही जो हम बताएं, कॉन्शियस होता है, एफर्टफुल होता है। जो निम्न लो रोड ट्रांसफर होता है, ऑटोमेटिक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अनकॉन्शियस ट्रांसफर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के कुल हम 7-8 तो हो गए ना, 7-8 प्रकार के ट्रांसफर बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से रख लीजिएगा, यहां से भी सवाल आपसे बराबर पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आइए, आइडेंटिटी द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। भाई ये कुछ यूनिवर्सिटीज दी गई हैं, उनको आप उनके एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे आपको करेक्ट करना है। देखिए टॉप 5, ये सब ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, आप देख पा रहे होंगे। टॉप 5 ओपन यूनिवर्सिटीज को तो आप याद ही कर लीजिए, टॉप 5 नहीं करें, जैसे टॉप जो एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे जो पहले एस्टेब्लिश्ड हुई थी, टॉप 5। ठीक है, आप उनको जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं जब भी ओपन यूनिवर्सिटी संबंधित सवाल आते हैं, उन टॉप 5 में से 1-2 जरूर उसके नाम इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, 1-2 नाम जरूर इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका है, नेताजी सुभाष, नालंदा है और यशवंतराव है। देखिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी देखिए 1985 के बाद 1987 में आई थी। ठीक है, 1987 में, यशवंतराव 1989 में आई थी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो डी और ई एक साथ रहेंगे, तो डी और ई यहाँ पर एक साथ हैं, तो ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी ई ए बी सी, अर्थात देखिए जो सबसे पहले स्टेब्लिश हुई थी आपकी ओपन यूनिवर्सिटी, वो थी 1982 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सेकंड है इंदिरा गांधी, थर्ड है वर्धमान, फोर्थ है नालंदा, और ये 1997 में देखिए यशवंतराव आपकी 1999 में है, मध्य प्रदेश भोज 1991 में, कर्नाटका स्टेट 1996 में है, नेताजी 1997, और यूपी राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1999 में है। तो कम से कम ये टॉप 5 या 5 तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन टॉप 5 में से आराम से एक दो यूनिवर्सिटीज के नाम आ जाते हैं, और उन क्लू के आधार पे हम आराम से सवाल भी हल कर जाते हैं। तो टॉप 5 जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो करेक्ट ऑफ द 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू को देखना है। तो लिखा देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। ए माइनस बी अगर 0.96 में आपको निकालना है 0.1, 6 9 में से 1 गया 8, 0, यही इसका राइट आंसर है 0.86। बाकी कैलकुलेशन करना हो तो करिए, बाकी ये चीज़ें अगर आपको ध्यान है, जो मैथमेटिक्स थोड़ा सा जानता है, तो इतनी चीज़ें तो हम कक्षा 7-8 में पढ़े ही रहे हैं, 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो इन पूरे का मतलब ए माइनस बी होता है, बस ए माइनस बी किया हमने, ये मिल गया, यही इसका राइट आंसर है। हल भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए आपको मैच कराना है लो रोड ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर। देखिए अभी जो हम पढ़ाएं फॉरवर्ड ट्रांसफर और बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर है। लो रोड ट्रांसफर अनकॉन्शियसली होता है। देखिए
लो रोड ट्रांसफर अनकॉन्शियसली होता है ना, एक स्थिति से दूसरी सचेत, अगर कॉन्शियसली हो रहा है तो हाई रोड है, बी का तीसरा, एक तरफ से देखिए कॉन्शियसली हो रहा है ना तो बी का तीसरा। अब अनकॉन्शियसली कौन सा हो रहा है, अनकॉन्शियसली ये हो रहा है, मतलब ये लो रोड ट्रांसफर है, ए का तो हो जाएगा चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा और ए का चौथा। देखिए पहला वाला ही विकल्प इसका राइट आंसर बन जाए। इस प्रकार से देखिए फॉरवर्ड जो रीचिंग ट्रांसफर, जो हम फॉरवर्ड ट्रांसफर अभी हम आपको बताएं वही है, ठीक है, कि भाई जो पहले से सीखा ज्ञान है नई स्थिति में उसको हम कैसे लागू करेंगे, नई स्थिति में उसको हम कैसे लागू करेंगे, ठीक है। ये फॉरवर्ड ट्रांसफर सी का पहला हो जाएगा। और फिर बैकवर्ड ट्रांसफर क्या है, भाई जो प्रीवियस सिचुएशन में सीखा गया नॉलेज है प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो हमारा कैसे उपयोग, मतलब कैसे वो हमारी मदद कर रहा है। लुकिंग बैक टू इन्वॉल्व लुकिंग बैक टू प्रीवियस सिचुएशंस फॉर द इंफॉर्मेशन दैट माइट टू हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस सिचुएशन थी, प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट था, वो कैसे मदद कर रहा है, तो ये बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला विकल्प है वो राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन वही सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ाया था, तो यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से सवाल आया है, देखिए आपको मैच कराना है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमने आपको बताया ही था, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमने आपको पढ़ाया ही है पूरा। ये कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे डॉट में नहीं मिलता है, अच्छा हमने फिगर थोड़ा सा गलत बनाया। यहाँ पे देखिए ये जो मीन वाली हमारी वैल्यू होती है, यहाँ से प्लस वाली वैल्यू 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा भाग 50%, ये राइट वाला पूरा भाग 50% होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू होती है, यहाँ पे +1, ये +2 +3, ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये चीजें, ये पूरा भाग 50%, ये पूरा भाग 50%, ये जो कर्व है ये एक दूसरे से कभी मिलती नहीं। इन सारी बातों को हमने आपको बताया है, ठीक है। इन सारी बातों को बताइए। इसको हम अगर फिगर आपको दिखलाएं तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए फिगर है, ये पूरा फिगर हमने आपको इसको पढ़ाया भी है रिसर्च एप्टीट्यूड में। देखिए ये मीन है, ये आपका मतलब शून्य का पॉइंट है, इधर राइट चल रहे हैं तो प्लस पॉजिटिव में +1 +2 +3, और इधर चल रहे हैं तो निगेटिव में +-2, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसी हिसाब से इसको मैच कराना है। अब देखिए यहाँ पे -1 से लेके जेड में और इनफाइनाइट तक वैल्यू देखना है। तो देखिए इसमें सबसे सिंपल ये डी वाला दिख रहा है, सबसे सरल वैसे है सब सिंपल, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे से कंक्लूड आप कर पाओगे। पहले देखिए ये 0 की कंडीशन, 0 यहाँ पे है और +2 तक की वैल्यू कर रहा है, 0 से लेके +2 यहाँ पे है, तो 34.3 आपका मीन से लेके +1 तक आ रहा है। और अगर मीन से लेकर +2 तक जाएंगे तो 34.13 प्लस 13.59, दोनों को अगर जोड़ेंगे 34.13 और 13.59 को अगर जोड़ेंगे तो 9 3 12, 5 1 6, 1 7 और 4 3 7 होता है, ठीक है, और 3 1 4 होता है, 47.7, तो लगभग ये 4.8 के करीब में जाएगा। तो था डी का जो बनेगा वो सेकंड बन जाएगा, डी का बनेगा वो सेकंड बन जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो डी का अगर आप सेकंड देख रहे हैं तो डी का सेकंड किसी में है नहीं, तो पहला वाला विकल्प ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। उस हिसाब से देखेंगे तो ए का जो बनेगा, ए का थर्ड बन रहा है, ए का थर्ड इसलिए बन रहा है, देखिए -1 से वैल्यू प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है, -1 कहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, और ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद अगर इनफाइनाइट आप काउंट कर रहे हो तो यहाँ से आप जोड़ना शुरू करोगे, यहाँ से आप जो इतनी सारी वैल्यूज को आप अगर जोड़ेंगे, ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, कहाँ गया भाई, +1 का थर्ड वाला, ये इतना मिल जा रहा है, ठीक है। और दूसरे को देखेंगे -2 से +1 के बीच में जा रहा है, -2 यहाँ पे है, +1 यहाँ के, मतलब यहाँ तक की पूरी वैल्यू, यहाँ तक की पूरी वैल्यू आप जोड़ लीजिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ पे अगर देखेंगे सी वाला विकल्प देखेंगे -इनफाइनाइट से +2 तक, तो -इनफाइनाइट तो कहीं यहीं पे मतलब एडजस्ट करेगी, और +2 तक यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी वैल्यूज को जोड़ लेंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बी का तो आपका बन रहा है चौथा, बी का बन रहा है आपका चौथा, और सी का बन रहा है फर्स्ट, और डी का बन रहा है सेकंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको मेरी समझ में आ गई। ये पूरी स्लाइड जो वही स्लाइड मैंने इंक्लूड की है जो स्लाइड मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाया था। तो अगर स्टैंडर्ड एनपीसी में देखेंगे तो जो मीन होता है वो 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है 1 होता है। स्क्यूनेस को देखेंगे 0 होता है, कर्टोसिस क्या होता है, स्टैंडर्ड एनपीसी में 3 हुआ करता है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड है, अगर आप एक बार पढ़ें तो अच्छे से इसको समझ पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट ऑन, which of the following are the contextual variable of the mediated violence listed by W. James Porter। कह रहा है कि भाई हिंसा के प्रासंगिक चर, एक तरफ से ऐसे जान लीजिए, ठीक है, कि मतलब कि आप मीडिएट हो रहे हो किसी भी प्रकार के वायलेंस करने के लिए, तो जेम्स पोर्टर ने इस प्रकार किस प्रकार के वायलेंस को सूचीबद्ध किया है जिसको आपको बताना है। तो कह रहे हैं कि भाई अगर मटेरियलिज्म है या रिलीजियम टेम्परामेंट है, रिवार्ड है, आइडेंटिफिकेशन विद द मीडिया करेक्टर है, या मोटिव है। देखिए अगर आपका नेचर ही वायलेंस करने का, सॉरी आपका मोटिव ही, आपका गोल ही, आपका लक्ष्य ही वायलेंस करने का है, तो आप वायलेंस करोगे, ठीक है, मतलब हिंसा करोगे। लक्ष्य ही अगर आपका, जैसे जो पाकिस्तानी कई बार आते हैं भारत में, या आतंकवादी आते हैं भारत में कि उनको बम फोड़ना ही है, दिल्ली में जो अभी बम कांड हुआ, अगर उनको बम फोड़ना उनका उद्देश्य ही है
तो वो तो बम फोड़ेंगे ही, ठीक है। अब यहाँ नहीं फोड़ेंगे तो वहाँ फोड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे, उनका अगर लक्ष्य ही है फोड़ना। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन विद द मीडिया करेक्टर, अगर आप मीडिया करेक्टर्स में मान लो किसी को आप फॉलो अप कर रहे हो, उसको जी जान से मान रहे हो, अगर वो जो कर रहा है मूवी में वो कर रहा है, आप उसको घर पे फॉलो कर रहे हो। जैसे शक्तिमान उड़ा करता था तो बच्चे छत पे खड़े होकर उड़ा करते थे, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, आप उस मीडिया करेक्टर्स को फॉलो करोगे तो भी आप वायलेंस, अगर वो कर रहा है तो आप भी वायलेंस कर सकते हो। दूसरा, अगर उस वायलेंस के बदले आपको रिवार्ड किया जाए, अगर बोला कि भाई दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ था उसके बदले आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो भाई अब 10 लाख रुपए के लिए वो जाके वायलेंस पैदा कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं, CDE, रिवार्ड मिल रहा है, या कोई ऐसा मीडिया करेक्टर है जिसको फॉलो अप कर रहा है, दूसरा अगर उसका गोल ही है वायलेंस करना। तो ये 3 चीजें मुख्य रूप से हैं जो कि वायलेंस क्रिएट करती है, जिसको जेम्स पोर्टर ने लिस्ट किया था। तो राइट आंसर इसका CDE बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं लिखी हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। हाउ मेनी कोर नेशनल मिशन आर द नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, ठीक है, करा नेशनल एक्शन प्लान इन क्लाइमेट चेंज, करा इसका कोर नेशनल मिशन क्या था या कितने थे, कोर नेशनल मिशन इसके कितने थे कुल मिला के, ठीक है, करा हाउ मेनी कितने थे, ठीक है। तो NAPCC है ना, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसके कोर जो नेशनल प्लान थे, वो नेशनल मिशन थे, वो 8 थे। इन 8 को आप हूबहू रट लीजिएगा, ठीक है। NAPCC है, 2008 में इसको लाया गया था, 8 कोर नेशनल मिशन थे इसके। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑफ इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट है, वाटर मिशन है, और सस्टेनेबलिंग एंड हिमालयन इकोसिस्टम है। दूसरा स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज है, और ग्रीन इंडिया है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। ये 8 के 8 इसको रट लीजिएगा, कई टाइम होता है पूछेगा कौन सा नहीं है, कौन सा है, कितने हैं, इसका फुल फॉर्म ही कई टाइम पूछ लिया जाता है, कब लॉन्च किया गया था इसको पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी से कई पिछले एग्जाम में सवाल पूछे गए। मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। तो पहला लिखा है टीम, पेयर, सोलो, दूसरा फिश बॉल है, थिंक पेयर शेयर है, जिक्सॉ है, नंबर्ड है, टुगेदर है, ठीक है। वैसे देखेंगे तो ये सभी की सभी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज का हिस्सा ही है। जैसे टीम में पहले बच्चा काम करता है, फिर जोड़े में काम करता है, फिर इंडिविजुअल काम करता है, ठीक है। तो टीम, पेयर, सोलो, फिश बॉल, थिंक पेयर शेयर, जिक्सॉ एंड नंबर्ड है, टुगेदर, इसको छोड़ के हमने सब के सब आपको पढ़ाया है। टीम, पेयर, सोलो पढ़ाया है, फिश बॉल पढ़ाया, थिंक पेयर शेयर पढ़ाया, और जिक्सॉ पढ़ाया है। हालांकि नंबर्ड है, टुगेदर, ये भी आपकी कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज का हिस्सा है, अर्थात इसका राइट आंसर बनेगा वो ABCDE बन जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर टीम, पेयर, सोलो में देखेंगे बच्चा पहले क्या करता है, जोड़ों में काम करता है, फिर क्या करे, सॉरी, पहले टीम में, फिर जोड़ों में, फिर व्यक्तिगत रूप से काम करता है। फिश बॉल में कंडीशन क्या है भाई, एक छोटा समूह होता है, किसी विषय पर वो चर्चा करता है, बाकी छात्र उसको क्या करते हैं, देखते हैं। इससे जो सक्रिय मतलब कि एक्टिव होकर या एंगेजमेंट होकर सीखने को बढ़ावा मिलता है। थिंक पेयर शेयर में क्या होता है भाई, छात्र पहले विषय पर व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, फिर साथी के साथ चर्चा करते हैं, फिर जो विचार आता है अंत में पूरी कक्षा के साथ विचार साझा किया जाता है। जिक्सॉ में क्या होता है भाई, जिक्सॉ में छात्रों को समूह में बांटा जाता है, प्रत्येक समूह विषय के अलग अलग हिस्से पर काम करता है, मतलब जो बच्चा होता है सब लोग अलग अलग विषय पर काम करता है, बाद में वो अपने समूह से उस जो अलग अलग विषय पे वो डिस्कशन किए हैं या विचार किए हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे पहले हम ग्रुप में बांट दिए, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दे दिया, अब सभी बच्चे अलग अलग टॉपिक पे काम करते हैं, फिर आके वो अपना अपना टॉपिक एक दूसरे से बताते हैं, ठीक है। नंबर सेट टुगेदर, इसको हमने नहीं पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, प्रत्येक छात्रों को एक संख्या दी जाती है, प्रश्न पूछे जाने पर समान संख्या वाले छात्र मिलकर चर्चा करते हैं और उत्तर उसका तैयार करते हैं। तो ये सब की सब क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज का हिस्सा है। ABCD राइट आंसर है। करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी के कौन से फिजिकल पैरामीटर है, भौतिक पैरामीटर है। भाई कठोरता, पानी को देख के कठोरता बता पाओगे, पानी आपका हार्ड है कि आपका सॉफ्ट है, नहीं देख के बता नहीं पाओगे कि वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, नहीं बता पाओगे। उसका पीएच मान पानी देख के बता पाओगे, नहीं बता पाओगे उसका पीएच मान कितना है, ठीक है। पानी के देख के उसका पीएच आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। हार्डनेस भी नहीं बता पाओगे, पीएच भी नहीं बता पाओगे। हाँ, टेम्परेचर बता सकते हो, भाप निकल रहा है तो आप कहोगे पानी गर्म है। टर्बिडिटी बता सकते हो, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स बता सकते हो कि इसमें कितने कण हैं, ठीक है। ये सब अब देख कितने कण है ये तो नहीं बता पाओगे, लेकिन है कि नहीं है आराम से बता लोगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा CDE, टेम्परेचर, टर्बिडिटी एंड TSS। CDE है, हाँ विकल्प है CDE, इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बता लोगे, ये भी फिजिकल पैरामीटर के हिस्से में, टर्बिडिटी ये भी फिजिकल, TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, मतलब ये भी फिजिकल पैरामीटर है, ये भी सॉलिड पार्टिकल्स जो वाटर में है हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि जो हार्डनेस है और जो सॉफ्टनेस है ये फिजिकल पैरामीटर्स नहीं, हम इसको केमिकल पैरामीटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। What is the correct sequence of the path of initial to final particulate matter of exposure to human? भाई ये सवाल कोई पढ़ने वाला है, इनिशियल टू फाइनल कर रहा है, एक्सपोजर टू ह्यूमन, ठीक है। सीक्वेंस आपको बताना है पर्टिकुलेट मैटर का, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, संपर्क में आने वाले कणों के संपर्क में आने के पथ, मतलब आपको क्रम दिखाना है भाई। जैसे आप मान लो कि रह रहे हो
अपने गांव में ही रह रहे हो, तो किस प्रकार से आप कणों के संपर्क में आते हो? तो पहले उसको हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे सांस के माध्यम से उस कण को, भाई वायु में है तो उसको हम लेंगे, इनहेल करेंगे, फिर वो इनहेल जब करेंगे तो हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से जाएगा तो सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन्स में जाएगा। तो पहले डी आएगा फिर ए आएगा, पहले डी आएगा फिर ए आएगा, ये दोनों तो खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो ब्लड में जाएगा, फिर सॉफ्ट टिश्यूज में जाएगा। ठीक है, सी बी अर्थात सेकंड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बनना चाहिए। भाई पहले ब्लड में जाएगा फिर वो सॉफ्ट टिश्यूज में जाएगा, अंगों के कोमल ऊतक तक जाएगा। ठीक है, तो इनहेल करना लंग्स में, ब्लड में, फिर सॉफ्ट टिश्यूज तक। कोई सवाल नहीं था पढ़ने वाला, ऐसे ही कॉमन सवाल था। अब देखो ये डेसिमल में आपको करना है, और दूसरा इसको एक तरफ से कैसे आरोही क्रम में अरेंज करना है। कल की जो हमने मतलब 3 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 वाला जो हमने सवाल कराया था, उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही सवाल दिया गया था जिसको आपको हल करना था, लेकिन उसको डिसेंडिंग में करना था, इसमें असेंडिंग में दिया गया। देखिए यही है 110001.11। यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, यहाँ पे 16 मिल जाएगा। 16 और 24 एक 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -2 है, तो ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/4, यहाँ से 0.5 मिलेगा, यहाँ से 0.25 मिलेगा। भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, कल भी इस चीज को हम बताए थे। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये 0.75 बन जाएगा, तो नीचे ले आएंगे तो 25.75 बन जाएगा। तो पहले का जो जवाब आएगा वो 25.75 आएगा। अब दूसरे को देख लीजिए 123.2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और ये 4 की पावर -1 बनेगा। ठीक है, 4 की पावर -1, ये 4 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 16 मिल जाएगा, 16 8 24, 24 3 27 यहाँ से मिल गया। अब ये यहाँ से 2/4 मिलेगा, तो 2/4 का मतलब 0.5 मिलेगा, तो ये 27.5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया कितना, 27.5। 31.58 को देखोगे अगर आप, 31.5 है तो यहाँ पे कितना है, 8 है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, तो यहाँ से तो 1 मिल जाएगा, यहाँ से 24 मिल जाएगा, 24 से 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 8 की पावर -1 बनेगा, तो ये 5/8 बनेगा, तो 8 50 से बन जाएगा, तो 8 6 48, फिर 48 करेंगे 2 बचेगा, फिर 8 दूना 16, तो 0.625 मिलेगा, तो यहाँ पे 25.625 बन जाएगा, तो ये बन गया 25.625। अब बच रहा है 19.6। देखिए 19.6 ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और यहाँ पे बनेगा 6 गुणे 16 की पावर -1 के, तो यहाँ से 1 मिलेगा, तो यहाँ से तो 9 मिल जाएगा, यहाँ से 16, 16 9 25 होता है, 25 तो मिल ही गया। अब अगर 6/16 आप कर रहे हो तो ये 60 बनेगा, तो 16 3 48 होता है ना, 16 3 48 होगा, तो फिर 12 बचेगा, फिर 0 ले आओगे तो फिर 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, 3.75, 3.75 यहाँ से बनेगा, 3.75। ठीक है, तो ये 25 और 3.75 ये इतना बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 16 9 25 ना, 25.375 ये बन के आएगा। अब बस इसी को असेंडिंग ऑर्डर में आप क्रम कर दो, तो इसका जो राइट क्रम बनेगा वो DCAB राइट क्रम बनेगा। कल भी इसको हल कराया था, आज भी हल कराया है, आगे गलत ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका हल भी इंक्लूड कर दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑन, द बनारस संस्कृत कॉलेज वाज सेट अप बाई, जो बनारस संस्कृत कॉलेज था किसके द्वारा स्थापना की गई थी? जो बनारस संस्कृत कॉलेज था, याद रखिएगा, जोनाथन डंकन के माध्यम से था। ये आपके लिए नया सवाल भी हो सकता है, आप नोट कर लीजिएगा, फिर से आने की संभावना इसकी बराबर रहेंगी। जोनाथन डंकन, ठीक है, तो 1791 में जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ब्रिटिश रेजिमेंट था उस समय। ठीक है, बनारस में ब्रिटिश रेजिमेंट था, जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अब यही कॉलेज आपका संपूर्णानंद संस्कृत, जिसको आपको बोलते हो संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज ना, संस्कृत संस्थान जो है, संस्कृत संस्थान नहीं, माफ करिएगा, संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय यही है आपका बनारस संस्कृत कॉलेज ही। ठीक है, next on, when a person respond to same way just about every time every item of the rating scale is responded is engaging in, करेक्ट, एक व्यक्ति है जो कि रेटिंग पैमाने पर लगभग एक ही आइटम पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसे मान लो कि आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल वाला अपने भाई जो कस्टमर बिहेवियर, सॉरी अपने जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के बिहेवियर पर आपसे एक रेटिंग स्केल आपको देता है, भाई हमारे एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, भाई उसने 5 स्केल बनाई, 1 2 3 4 5 का, भाई हमारे एम्प्लॉयज को आपको ऐसे रेटिंग करनी है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे ऐसे ऐसे दे दिया, अलग अलग प्रकार के जो कस्टमर है, तो आप जब कस्टमर रेट कर रहा है तो भाई यही बीच वाला पकड़ लिया, सबको बीच वाला ही देते चला जा रहा है, मतलब कि एक ही तरह की प्रतिक्रिया वो दे रहा है। जब एक ही तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो ये टेलीस्कोपिंग है, सेटिस्फाइंग है, नॉन डिफरेंशिएशन है कि ऑप्टिमाइजिंग है? इसका मतलब यही है भाई, जो भी हमने विकल्प दिए हैं, जो भी ऑप्शंस उसको दिए हैं, जिसको उसको रेट करना है, वो उसमें नॉन डिफरेंशिएशन है, मतलब कि उसमें वो
उसको वो अलग नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो एक ही तरह की प्रतिक्रिया देता चला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 थर्ड वाला विकल्प इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द स्केल ऑफ मेजरमेंट दैट हैव द एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। कौन सी मेजरमेंट स्केल है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट है? इससे सरल सवाल क्या ही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है जो रेशियो है, रेशियो में ही ट्रू जीरो पॉइंट होता है, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट हुआ करता है। देखिए ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, इंटरवल है और रेशियो है। नॉमिनल केवल नेम को फाइंड मतलब कैटेगरी तैयार करता है, ये नेम प्लस रैंक दोनों तैयार करता है, नेम और कैटेगरी और मतलब कि प्रोपोर्शनेट इंटरवल तैयार करता है, ठीक है, दो के बीच में समान अंतर हुआ करता है, ठीक है। और रेशियो में क्या होता है? नेम होता है, ऑर्डर होता है, प्रोपोर्शनेट इंटरवल होता है और एब्सोल्यूट जीरो भी हुआ करता है और बाकी और सारी इंफॉर्मेशन है। आप इसको एक बार देख लीजिए। जैसे केल्विन जो होती है वो रेशियो स्केल का उदाहरण है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इंटरवल का उदाहरण है। लिकर्ट स्केल के जो आइटम है ऑर्डिनल है, ठीक है, पॉलिटिकल कोई प्रेफरेंस है या भाई कैटेगराइज्ड हो रही है, अलग अलग प्रकार के जानवरों को हम कैटेगराइज्ड कर रहे हैं, ये भैंस है और ये गाय है और ये कुत्ता है, तो ये केवल जहां पे कैटेगरी केवल तैयार हो रही है वो क्या है? नॉमिनल है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, दूसरा उसका रिजल्ट है, आपको इसको मैच कराना है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को मैंने लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर आपने वहां से कंसीडर किया है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। लिखा है पहला सवाल, देखिए इफ ए इज ट्रू, ए ई आई ओ, ठीक है, कह रहा है कि अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो एक एक चीज जान लो, कंफर्म है कि जो ओ है आपका, इफ कह रहा है कि इफ ए ई आई ओ ना, कह रहा है कि ए, हाँ, इफ ए इज ट्रू, अगर ये ट्रू हो रहा है तो देखो ये कंफर्म है कि ये फॉल्स होगा, ठीक है, ये कंफर्म है, ओ की कंफर्म है, फॉल्स होना ही है इसको, ठीक है। दूसरा अब कह रहा है कि जो आई है, आई आपका ट्रू हो सकता है, भाई आई ट्रू हो सकता है, और जो ई है अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, डेफिनेटली ये फॉल्स होना है, ठीक है, डेफिनेटली ये फॉल्स होना है। एक साथ ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं जबकि फॉल्स हो सकते हैं। तो ए को ले जाओगे तो ए आपका जाएगा थर्ड की तरफ, ठीक है, ए जाएगा आपका थर्ड की तरफ, और जैसे ही ए थर्ड की तरफ जाएगा तो इसका फोर्थ वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। तो यही है ए ई आई ओ, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा है इफ ई इज फॉल्स, ई कहां पे है? एक मिनट, हम इसको थोड़ा मिटा रहे हैं जो हमने लिखा है, तो आप इस टेबल को अच्छे से समझ पाओगे। एक मिनट बस। तो ये कह रहा है कि इफ ई इज फॉल्स, दूसरा दिया ना इफ ई इज फॉल्स, अगर ई फॉल्स है, अगर ई फॉल्स है तो हम ए को कह सकते हैं कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। इफ अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ट्रू के अलावा ये अनडिटरमाइन भी हो सकता है, ट्रू के अलावा ये डिटरमाइन हो सकता है। अगर ई फॉल्स है तो ध्यान रखिए ई और आई आपस में कंट्राडिक्टरी होते हैं, अगर ई फॉल्स है तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बी का जो है वो फर्स्ट वाला विकल्प बन जाएगा, ठीक है। अगर सी को देखेंगे इफ आई इज ट्रू, अगर कह रहा है आई ट्रू है तो डेफिनेटली ई वाला फॉल्स होगा, ये जान के चलो, ठीक है। अगर आपका ये है तो ई डेफिनेटली फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, देखिए ई फॉल्स होगा, और ओ को हम कह सकते हैं कि ये अनडिटरमाइन होगा, ठीक है। तो अगर सी को देखेंगे तो सी का चौथा वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। और इफ ओ फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो आई कंफर्म है ट्रू होगा, आई कंफर्म है ट्रू होगा, तो देखिए सॉरी ए माफ करिएगा, अगर ओ फॉल्स है तो ए कंफर्म है ट्रू होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? कंट्राडिक्टरी हुआ करते हैं, तो ये कंफर्म है ट्रू होगा, तो ये इसका सेकंड वाला विकल्प होगा। अगर आपने हमारी जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हमने पढ़ा है, अगर उसको आपने देखा है तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत हल्के महसूस होंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पे इंक्लूड करती है, वही सारी जो बातें हमने बोली है यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब भाई इसका आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना है। देखिए आपके सवाल लिए बिल्कुल नया हो सकता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, हिप हॉप म्यूजिक है, बॉलीवुड है, हैच कोड है और क्रोमस्की प्रोपेगेंडा मॉडल है। बिल्कुल नया सवाल है, इसके पहले सवाल आया भी नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। इसका जो राइट विकल्प है वो फर्स्ट वाला राइट विकल्प है। अगर हॉलीवुड को देखेंगे तो 1990 के आसपास, अगर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग बीबीसी को देखेंगे 1922 के आसपास, अगर हेच कोड को देखेंगे तो 1930 के आसपास, हिप हॉप म्यूजिक को देखेंगे तो 1970, और नॉम चॉस्की एंड एडवर्ड हरमन को देखेंगे 1980 के आसपास, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला विकल्प राइट आंसर है। हालांकि क्वेश्चन इस तरह का रिपीट होने के चांसेज भी बहुत कम होते हैं, हालांकि इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि द आइडिया ऑफ द मीडिया अलाउिंग चिल्ड्रन टू सी द वर्ल्ड इवन बिफोर द एक्वायर द स्किल्स देयर रोल प्ले इज नोन एज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं पूरा। इसका राइट आंसर क्या है? अर्ली विंडो है। अर्ली विंडो का मतलब ये है जो मीडिया है बच्चों को क्या करती है, बच्चे जो चीजें नहीं देखे हैं पहले ही उन सारी चीजों का उनको अनुभव दे देती है, एक आउटलुक पहले ही
प्रदान कर देती है। जैसे बच्चा छोटा ही होता है, वो मोबाइल देखना शुरू करता है, टीवी देखना शुरू कर देता है, या टीवी अपने परिवार के साथ देखता है, ठीक है? तो वो देश विदेश, अपने प्रदेश, जिले या पूरे विश्व की बहुत सारी जानकारी वो पहले ही जान लेता है, ठीक है? वो क्या करता है, पहले ही जान लेता है, बहुत सारी स्किल्स उसको पहले ही हो जाती है। एक्चुअल में उस स्किल को लेने नहीं जाता है, लेकिन देखने मात्र से, मीडिया के माध्यम से उसको पहले ही सारी जानकारी हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ली विंडो, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं अर्ली विंडो। कहने का मतलब बच्चा टीवी पर डॉक्टर या पुलिस की भूमिका को देखता है, जबकि उसने कभी ये भूमिका नहीं देखी है। कार्टून वीडियो देखकर बच्चा दुनिया के बारे में जान जाता है, भले वो वास्तविक जीवन में चीजें न देखी हो, लेकिन वो पहले ही जान जाता है। कहने का मतलब यह है कि मीडिया बच्चों को वास्तविक अनुभव पहले से ही जानकारी, मतलब कि वास्तविक अनुभव पहले ही दे देता है, बाद में जाके बच्चा उसको अनुभव करता है। इसी को बोला जाता है अर्ली विंडो। मतलब कि पहले ही जानकारी हो जाए, उसके पहले कि वो अनुभव करके सीखे या भूमिका निभा के सीखे, रोल प्ले करके सीखे, इस सब को करने से पहले ही उसको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। इसी को हम बोलते हैं अर्ली विंडो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने लिख रखी है, देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग है, एक निश्चित कोड भाषा में भाषा को इंदौर को इतना बोला जाता है, तो चेन्नई को क्या बोला जाएगा, चेन्नई को क्या बोला जाएगा। देखो इंदौर को क्या बोला जाता है, तो इंदौर को क्या बोला जाता है, इसको देखने के लिए देखिए आप लिख लीजिए इसको, इसके क्रम को आराम से रख लीजिए। इंड, ठीक है? तो आई का तो 9 होता है, इसका 14 होता है, इसका 4 होता है, एम एन ओ 16 होता है ना, 18 होता है, 5 होता है। तो अब देखो इसको क्या लिखा है इसने, इसके लिखा है के लिखा है, पी लिखा है, एफ लिखा है, क्यू लिखा है, ठीक है, टी लिखा है और जी लिखा है, ठीक है? इतना चीज ये लिख दिया है। तो अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखिए ये 4 है, 16 है, सही तो लिखे है ना? ओ 15 होता है, हाँ यही तो गलती हो रही थी। ओ 15 होता है, तो 9 2 ए 11 है, ये 14 2 16 है, ये 4 2 6 है, ई के बाद 5 6, ठीक है? 15 2 17 है, 18 है, ये टी 20 होता है और ई ये 7 होता है। तो बस 2 2 का अंतर है। तो चेन्नई को आप कैसे लिखोगे, सी एच ई, यही है ना, डबल एन ए आई। अब सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, इसका भी 14 होता है, 1 होता है, 9 होता है। तो अब 3 का 5 करोगे, 3 का 5 करोगे तो क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है? ई, अच्छा 2 विकल्प हैं, तो ये दोनों तो खत्म ही हो गए, ठीक है? फिर 8 का 10 करोगे, आई जे आ जाएगा, ई जे। ई जे किस में है, थर्ड वाले में, थर्ड वाला ही विकल्प इसका राइट आंसर है। इसी 5 2 7 कर देना, 14 2 16, इसका भी 16, ए का 3 और 9 2 11, ठीक है? यही इसका राइट आंसर बनेगा, थर्ड वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट ऑन फाइंड द नंबर ऑफ कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इस नंबर को रिप्लेस करना है। 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, 125 है, 343 है। देखो इसको थोड़ा फाइंड आउट करने का प्रयास करो। देखो ये क्या है, ये तो 1 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, और तो ये क्या होगा, ये 6 का स्क्वायर होगा, तो अर्थात यहाँ 36 आएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा एक क्लू और है इसका, 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, 125 है और इस तरह से 343 है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 का क्यूब तो है ही ये, और ये 4 चौका 16 और 16 चौका 64, ठीक है? तो ये 3 का क्यूब है, ये 4 का हाँ ये छोड़ो, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ठीक है? 4 चौका 16 चौका 64, यहाँ 64 भी आ सकता है। तो लॉजिक फिट करना है, तो एनटीए ने इसको करेक्ट करके दोनों आंसर दिए, 64 भी दिया और 36 को भी सही माना, तो क्योंकि यहाँ दोनों फिट बैठ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर इसका मतलब कि 2 एंड 4 दोनों राइट आंसर थे इसके, ठीक है? नेक्स्ट टर्न क्रॉस मैच का सवाल है। देखिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नहीं है भाई, यहाँ पे मैकाले मिनट है, डिस्पैच मतलब जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हो, डिस्पैच जिसको आप बोलते हो, ये राजा राम मोहन राय मेमोरेंडम है, ठीक है? हाँ मेमोरेंडम है, और लॉर्ड मिंटो मिनट है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सबसे सही तो यही है। राजा राम मोहन राय को देखेंगे तो ये संस्कृत कॉलेज आप कलकत्ता की स्थापना इन्होंने किया था, सी में, तो ये बहुत बार पूछा भी गया, इसको आप नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपी में। राजा राम मोहन राय मेमोरेंडम, ये इन्होंने क्या किया, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पे, कलकत्ता में। तो सी का तो दूसरा है, कंफर्म है, सी का दूसरा कहीं पे है, नहीं है, तो फोर्थ वाला विकल्प ही इसका राइट आंसर। कई टाइम ऐसे ही सवाल सॉल्व होते हैं, इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, कई टाइम, ठीक है? तो ध्यान में इस तरीके से आप इल्यूमिनेट करके चीजों को हल कर सकते हो। तो अब यहाँ बताना जरूरी है, पेपर में होता तो सी का दूसरा मिला और कोई मैच नहीं करा करके आगे बढ़ गए होते, ठीक है? तो ए का देखोगे तो ए मैकाले मिनट है भाई, यहाँ पे क्लोजर ओरिएंटल लर्निंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे क्लोजर हो गई थी मैकाले मिनट पे, ठीक है? और बी का फर्स्ट है, उड डिस्पैच में प्रमोशन ऑफ द साइंस नॉलेज एंड एमंग द इनहेबिशन। भाई वो वही समय है ना, 52 वाला समय है और 54 वाला समय है, जब क्या किया, मतलब उड डिस्पैच आया था, उड डिस्पैच आया था, इसी के 1857 में ही तो तीनों यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई थी इसके बाद ही, ठीक है? तो अब सी का देखो, सी का तो हो गया आपका सेकंड वाला। ऑफ लॉर्ड मिंटो मिनट को देखेंगे, स्टेब्लिश है कॉलेज ऑफ नदिया, ठीक है? तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से, इसका चौथा वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट ऑन
वास्तविक द अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द रियलिटी दैट सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसेस इज द एक्सेप्टेबल रेफर्स टू, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही स्वीकार है। तो सीधी सी बात है भाई, ये होगा क्या, और एम्पिरिसिज्म, अनुभव बात, ठीक है भाई। इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान, केवल केवल अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान स्वीकार हो रहा है। तो जहां भी एक्सपीरियंस की बात हो रही है वहां पे एम्पिरिसिज्म आना ही आना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एम्पिरिसिज्म इसका राइट आंसर है। यहाँ पे जो नॉलेज है या जो हाँ, जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस, और इसको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से हम अवलोकन करते हैं, उसको समझते हैं, तो उसको बोला जाता है एम्पिरिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, विक्रमशिला वाज रीनोम्ड सेंटर ऑफ, ठीक है। विक्रमशिला किसके लिए प्रसिद्ध था भाई? फिजिकल एजुकेशन के लिए नहीं, पिक्चोरियल आर्ट के लिए नहीं, तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए प्रसिद्ध था, वज्रयान, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, अगर आपको हमारी हायर एजुकेशन की यूनिट पढ़े होंगे तो तांत्रिक एजुकेशन, जिसको वज्रयान शाखा भी बोला जाता था, ठीक है। तो वज्रयान शाखा का यहाँ पे अध्ययन हुआ करता था, तो तांत्रिक बुद्धिज्म इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, अरेंज द फॉलोइंग और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर अपीयरेंसेस ऑफ द एपीआई स्टाइल विद द प्रेजेंटेशन रेफरेंस, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन रेफरेंस। एपीआई स्टाइल अगर आप पिछले 3-4 पेपर को देखेंगे, सब में एपीआई स्टाइल आया है, और हमने एपीआई स्टाइल को रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस आपको देना है, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन का रेफरेंस आपको देना है। तो देखिए भाई, नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस है, ईयर ऑफ द प्रेजेंटेशन है, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर है, लोकेशन ऑफ द, पूरा नहीं आपको बताना है, केवल आपको इन चारों में से अरेंज करना है। तो देखो, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर पहले ही आ जाएगा, ठीक है, तो सी सबसे पहले आ जाएगा, फिर नेम, सॉरी, ईयर ऑफ द प्रेजेंटेशन आ जाएगा, तो सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, सी बी ए डी, फिर आ जाएगा आपका नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस अर्थात ए आ जाएगा, फिर आपका लोकेशन लास्ट में आएगा, सी बी ए डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो थर्ड वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अथर का नेम आएगा, ईयर आएगा, नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस आएगा, लोकेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस आएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। देखिए, ये अथर का लास्ट नेम है, इनिशियल नेम है, इसे लास्ट नेम जैसे अगर है तो पहले सिंह है, फिर उसका नाम लिखा जाता है कॉमा देके, फिर ईयर ऑफ द ईयर लिखा जाता है, फिर टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन है, नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस और उसका लोकेशन है, ठीक है। तो इस ये क्रम है पूरा, और इस तरीके से पूरा अगर रहेगा तो इस तरीके से इसको डोमिनेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, वर्ल्ड वाइड वेब कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, वर्ल्ड वाइड कैसे, मतलब उसको बेस्ट डिस्क्राइब आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है इंटरनेट के लिए दूसरा नाम है, दूसरा विस्तृत भाव, बेस्ट कह रहा है, बेस्ट कह रहा है। द इंटरनेट ऑफ द कंप्यूटर्स एक्सेसिबल बाई पीपल्स लिविंग द वाइड जियोग्राफिकल एरिया, भाई भाई हम दूर से नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये इसको वर्ल्ड वाइड बोलेंगे नहीं। अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों जो कि एक प्रणाली जिससे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारी फाइलें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, और इन फाइलों को हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर ले, इसी को हम क्या बोलते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। तो इसका थर्ड वाला सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, सबसे इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब विभिन्न फाइलों का एक संग्रह होता है, इसमें भाई टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकते हैं, हाइपरलिंक्स हो सकते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो www है तो HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है, 80 नंबर पोर्ट नंबर इसका होता है, यूज करता है, जिससे फाइलें ट्रांसफर होती है। इंटरनेट और www को देखेंगे, जो इंटरनेट होता है वो ग्लोबल नेटवर्क होता है कंप्यूटरों का, और जो www है एक तरफ से जान लीजिए कि वो वेब पेज को एक्सेस प्रदान करती है। इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली 1989 में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन, क्वेश्चन नंबर 33 है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अच्छा, इसको हमने चेंज करना भूल गया है, तो आप इसको कंसीडर मत करिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैन, जावा और रोम के बारे में बात की गई है, ठीक है। रोम वही रोम है जिसको आप रीड ऑनली मेमोरी बोलते हो, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रीड ऑनली मेमोरी, तथा चौथा वाला तो बी जाएगा, चौथा वाला बी की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब कि चौथे का बी तो गलत हो जाएगा भाई, बी का चौथा हो सकता है इस तरह से, बी का चौथा, हाँ ठीक है, बी का चौथा, तो ये सेकंड वाला ही विकल्प इसका राइट आंसर होगा, और कोई तो है नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। बस यही एक ही ऑप्शन आपके पूरे सवाल को सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाकी इसको अगर आप देखना चाहो तो देख लो भाई, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो टाइप ऑफ नेटवर्क वेयर कंप्यूटर कनेक्टेड टूगेदर विद द होम और कंपनी, छोटे से एरिया में जब हम नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो लैन बोलते हैं। तो जो डी है वो सेकंड की तरफ जाएगा, तो डी सेकंड की तरफ जाएगा। जो बी है, बी कहाँ है, बी तो गया ना चौथे की तरफ। जो ए है, ए तीसरे की तरफ जा रहा है। एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, ये क्या है, जावा आपकी हो गई। और फिर बच रहा है दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू एयरलाइन कंपनीज, भाई जहां ज्यादा काम है हाई वॉल्यूम या लार्ज वॉल्यूम डेटा को एक्सेस करना है, उसको हम मेन फ्रेम, जहां पे टिकट रिजर्वेशन वगैरह का काम होता है, बड़ी मात्रा में आरक्षण वगैरह होता है, तो वहां पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाते हैं। तो इसका सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902, जिसको हम रेले कमीशन भी बोलते हैं। ये जो रेले कमीशन था भाई, विश्वविद्यालय ये जो एजुकेशन उस समय चल रहा था 1854 के एक्ट आने के बाद, जो विश्वविद्यालय एजुकेशन की स्थिति 1857 के बाद, और फिर 1882 में जो कमीशन आया था, उसके बाद आपका आता है 1902 में रॉयल लॉर्ड कर्जन ने आपका, हाँ 1902 में रेले कमीशन जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने भाई उस समय की जो विश्वविद्यालय शिक्षा थी उसमें परिवर्तन करने की बात की गई थी। तो एडॉप्शन ऑफ द अमेरिकन सिस्टम, भाई ब्रिटिश रूल चल रहा था तो अमेरिकन सिस्टम क्यों ही लाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज, ऐसी भी बातें नहीं हुई थी। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, हाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई थी, ये बात सही है। चेंजिंग इन करिकुला, भाई जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन था उसके करिकुलम को भी चेंज करने की बात हुई थी। चेंज द मेथड्स ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न के तरीकों को भी चेंज करने की बात की गई थी, अर्थात CDE ही इसका राइट आंसर बनेगा। अगर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट याद है तो वैसे भी इस सवाल को आप आराम से इल्यूमिनेट कर पाते, कोई नहीं पढ़ते तब भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द मिनिमम टू मैक्सिमम ऑफ सूट इमिशंस फ्रॉम द व्हीकल रनिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। इसके लिए भी आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, कौन सबसे ज्यादा सूट पैदा करता है, एक तरफ से जान लो कौन ज्यादा प्रदूषण पैदा करता है, बस उसी को, कालिख कौन ज्यादा पैदा करता है। भाई सबसे, भाई पेट्रोल अच्छा होता है डीजल, आप कहोगे सर पेट्रोल अच्छा होता है, मैं कहूंगा पेट्रोल अच्छा होता है, CNG अच्छा होता है, आप कहोगे सर CNG अच्छा होता है, फिर कहूंगा बस CNG अच्छा होता है, हाइड्रोजन अच्छा होता है, आप कहोगे सर हाइड्रोजन अच्छा होता है। तो बस भाई सबसे ज्यादा तो सूट पैदा करेगा डीजल, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद CNG, और सबसे कम करेगा, ज्यादा मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा डीजल सबसे ज्यादा करेगा, उससे कम पेट्रोल करेगा, उससे कम CNG करेगा, और CNG से कम हाइड्रोजन, जो भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सबसे कम सूट पैदा करेगा, अर्थात पहले तो C आएगा। अच्छा न्यूनतम से अधिकतम, अच्छा न्यूनतम से अधिकतम करना है, तो सबसे कम भाई D करेगा, D के बाद A करेगा, उसके बाद B करेगा, फिर DABC थर्ड वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, ठीक है। सबसे ज्यादा भाई यही तो भाई प्रदूषण पैदा करेगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर द कॉलेज ग्रेजुएट्स, सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर द कॉलेज ग्रेजुएट्स। कल भी इस सवाल को हमने हल कराया था, मतलब सेम ऐसे सवाल को हल कराया था। जब भी हमने बताया था जब भी फिगर पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए मिडिल टर्म, बस और कुछ नहीं आना चाहिए, क्या मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म जो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में कॉमन होता है वर्ड, वही होता है मिडिल टर्म। इस पूरी प्रीमाइस 1 को देखो, इस सेकंड वाली प्रीमाइस को देखो, इसमें देखो कौन सा कॉमन वर्ड है, तो आपको एक कॉमन वर्ड मिलेगा यहाँ पे ग्रेजुएट, और यहाँ भी ग्रेजुएट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रीमाइस में कॉमन है और यही है आपका मिडिल टर्म, इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म। अब ये जो मिडिल टर्म की पोजीशन है, यही पोजीशन ही निर्धारित करती है कि ये फिगर 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा, 3 में जाएगा। तो कल हमने आपको बताया था अगर आपका मिडिल टर्म में, दोनों मिडिल प्रीमाइस के मिडिल टर्म अगर प्रेडिकेट में होते हैं, प्रेडिकेट पे जाते हैं, ये प्रेडिकेट की स्थिति है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट पर जाते हैं PP पैटर्न बनता है, तो वहां पे बनता है फिगर 2, वहां पे बनता है फिगर 2। अगर कल की क्लास आप देखे होंगे तो आप आराम से आज के सवाल को कर जाएंगे, ठीक है। PP पैटर्न बन रहा है तो फिगर 2, यही कल हमने आपको बताया था। आज केवल एक छोटा सा टेबल यूज किया, अगर मिडिल टर्म आपका SP अर्थात सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे बन रहा है तो फिगर SP पैटर्न बन रहा है। अगर आपका जो मिडिल टर्म है प्रेडिकेट, दोनों प्रेडिकेट पे पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म आपका दोनों सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म आपके दोनों प्रेडिकेट और सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब SP पैटर्न बन रहा है तो फिगर 1, PP पैटर्न बन रहा है फिगर 2, SS पैटर्न बन रहा है फिगर 3, और PS पैटर्न बन रहा है फिगर 4। जो बच्चा आज की केवल क्लास देख रहा है तो वो थोड़ा सा ध्यान रख ले, ये आपका मिडिल टर्म है। दोनों प्रीमाइस में जो कॉमन टर्म होता है वो मिडिल टर्म होता है, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म की स्थिति ये सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है, जैसे इस एक स्टेटमेंट देखिए, ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट्स, ठीक है। इसमें कौन है भाई, साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट आपके क्या है, सब्जेक्ट है, और जो आपके ग्रेजुएट्स हैं वो कॉलेज ग्रेजुएट्स जो है वो प्रेडिकेट है। तो यही जो ये मिडिल टर्म की स्थिति देखिए, इसमें भी प्रेडिकेट की स्थिति पे है, इसमें भी प्रेडिकेट में, इसीलिए यहाँ पे PP पैटर्न बन रहा है। किसी में देखेंगे तो यही जो ग्रेजुएट अगर यहाँ होता और एक ग्रेजुएट यहाँ पे होता तो हम कहते हैं वो SP पैटर्न बन रहा है तो फिगर 1 बनता। अब बात समझ गए होंगे, तो यहाँ पे PP पैटर्न बन रहा था तो फिगर 2 बनेगा। इसको भी याद रखिए, SP PP SS PS, कोई फिगर का सवाल गलत नहीं होगा। साउंड और नॉइज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर, ध्वनि या शोर को निम्नलिखित मापदंडों की विशेषता है। प्रेशर, भाई इसमें तो दबाव होता है, ठीक है, प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन मास, भाई वजन होता है, भारी होता है, तो ध्वनि नहीं। पावर शक्ति भी होती है, क्वालिटी की बात नहीं होती है, इंटेंसिटी की बात होती है, कितनी लाउड है, कितनी तेज है, ठीक है। तो प्रेशर और पावर और AC और E, ठीक है, मतलब कि वॉइस में, साउंड में, नॉइज में प्रेशर होता है,
पावर होती है और इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। तो ACE इसका राइट विकल्प बनेगा। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो साउंड इज द प्रेशर वेव, साउंड पावर इज ए मेजरेबल पैरामीटर, ध्वनि शक्ति एक औसत दर्जे में पैरामीटर है, तो सही बात है। और इंटेंसिटी भाई रिलेट टू लाउडनेस एंड एनर्जी फॉर द पर यूनिट एरिया, कितनी लाउड हो गई, बजे डीजे बजता है उसके पास में खड़े रहिए, झम झम, आपका क्या जो चेस्ट होता है वो भी इसे लगता है कि झम झम कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्याय, कारण इज आल्सो नोन एज, न्याय फिलोसफी में देखेंगे तो कारण किसको कहा जाता है, तो देखिए ये आपके लिए नया हो सकता है, आपके नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। समवायी कारण है, असमवायी है, निमित्त कारण है या सहज कारण है। जो अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी देखेंगे, कारण को निमित्त कारण बोला जाता है, कारण को ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, निमित्त कारण बोला जाता है। ये चारों कारण यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जो निमित्त कारण होते हैं कुल मिला के वो भाई वो किसी भी घटना के क्रिया को संचालित करते हैं, घटना करते हैं, ठीक है, सृजन या क्रिया को संचालित करते हैं। जैसे जो पोटर होता है, पोटर इज द निमित्त कारण ऑफ पॉट। जो कुम्हार होता है, घड़े का निमित्त कारण है, भाई जो कुम्हार है घड़े को बनाता है उसको निमित्त करता है, उसको निर्मित करता है। जो पोटर है वो पॉट का निमित्त कारण है, ठीक है। उसी प्रकार देखें, क्ले इज द समवायवी कारण ऑफ द पॉट, जो मिट्टी घड़े का समवायवी कारण है, ठीक है। जो मिट्टी, घड़ा तो मिट्टी का बना है, तो जो मिट्टी है वो क्या है, समवायवी कारण है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट की बात होती है, परिणाम मतलब जिसके अंदर परिणाम स्थित होता है, तो घड़े का परिणाम मिट्टी के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। असमवायवी कारण मतलब अंतर्निहित कारण या सहायक स्थिति, घड़ा बनाने में प्रयुक्त मिट्टी का रंग वो क्या है, वो उसका असमवायी कारण है। और जो सहज कारण है बहुत कम प्रयोग होता है, इसको नेचुरली ऑकरिंग हम बोलते हैं। तो नेचुरल टेंडेंसी और द कंडीशन मतलब प्रकृति या प्रवृत्ति की स्थिति क्या होती है, प्राकृतिक रूप से वो कैसी है। तो जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो निमित्त है, समवायी असमवायी है। तो पॉटर इज द निमित्त कारण ऑफ अ पॉट, जो पॉटर है वो पॉट का निमित्त कारण है, और कारण को या क्रिया संचालित जो करता है वो निमित्त कारण कहलाता है। तो कारण को हम निमित्त कारण बोलते हैं। और डिटेल में देखना है तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है। ट्रूथ इज द एन एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोपोजिशन, ये बात तो सही है भाई, प्रोपोजिशन को ही हम देखते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बात सही है, इनकरेक्ट नहीं है। वैलिडिटी इज द एट्रीब्यूट ऑफ द आर्गुमेंट, सही बात है, आर्गुमेंट की हम वैलिडिटी देखते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट की हम वैलिडिटी देते हैं। नेक्स्ट ऑन, वैलिडिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन आर्गुमेंट, भाई दोनों बातें एक ही लिखा है, वैलिडिटी इज एन आर्गुमेंट, तो ये भी बात सही, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। फॉल्सिटी इज द एट्रीब्यूट ऑफ द आर्गुमेंट, नहीं भाई, फॉल्सिटी एट्रीब्यूट आर्गुमेंट का नहीं होती है, फॉल्सिटी एट्रीब्यूट है किसका, प्रोपोजिशन का। किसका, प्रोपोजिशन को हम ट्रू एंड फॉल्स में देखते हैं, एट्रीब्यूट को हम वैलिड के रूप में देखते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट को हम वैलिड के रूप में देखते हैं, इनवैलिड के रूप में देखते हैं, साउंडनेस देखते हैं। अगर आर्गुमेंट आपका वैलिड है, उसकी प्रीमाइसेस ट्रू हैं, तो हम उसको क्या देखते हैं, उसकी साउंडनेस देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल है, एक बार इसको कहिए तो हम हटा ही दें, तो आप टेबल की स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस टेबल की, ठीक है। इसको एक बार आप लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ें अगर नहीं जानते हैं तो आप एक बार हमारी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, अच्छा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का तो ये हिस्सा नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा प्रोपोजिशन की जो इंट्रो क्लास है आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने इन सारी बातों को बतलाया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ टीचर वांट टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर एन असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ ईच अदर टू शेयर्ड कंटेंट, मतलब कि भाई जो स्टूडेंट है एक असाइनमेंट बनाना चाहता है और एक दूसरे के साथ डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहता है रियल टाइम में, जिससे उस डॉक्यूमेंट पर वो भी काम कर सके, उसके मित्र भी काम कर सके। ऐसा फीचर आइडिया बोर्ड दे सकता है? नहीं भाई, केवल और केवल गूगल डॉक देख सकता है। गूगल डॉक भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि मतलब ड्राइव पे होता है, उसको उस पर अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आपका दोस्त भी उस फाइल पे काम करेगा और आप भी उस फाइल पे काम कर सकते हो। तो इसका राइट जो आंसर बनेगा वो गूगल डॉक्स बन जाएगा। बाकी जो विकल्प है आइडिया बोर्ड को देखोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए काम आता है। गूगल डॉक्स भाई रियल टाइम कोलैबोरेटिव टूल होता है एडिटिंग डॉक्यूमेंट के लिए, स्क्रीन और कॉस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए होता है। मीरो भी भाई विजुअल कोलैबोरेशन और व्हाइट बोर्डिंग लर्निंग के लिए ही होता है, ठीक है। तो मीरो को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी ये कुछ चीज़ें और है, गूगल डॉक्स जानी गए हैं। पैडलेट भाई इंटरेक्टिव आइडिया बोर्ड्स होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। मीरो भाई विजुअल कोलैबोरेशन एंड माइंड मैपिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम भाई टीम कम्युनिकेशन के लिए। स्लैक भाई ये भी मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन फॉर टीम्स, मतलब टीम में संदेश भेजने और सहयोग करने के लिए यूज होता है स्लैक, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है आगे, ठीक है। तो स्लैक। नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन नंबर 41 है, एक महिला अपने घर, बहुत दिन बाद ऐसा सवाल आ रहा है, एक महिला अपने घर में दक्षिण में 70 मीटर चलती, मान लो उसका घर ये है, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मान लीजिए इसका घर ये है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो 70 मीटर वो दक्षिण में चल रही है, मान लीजिए यहाँ तक आती है, 70 मीटर चल रही है, तो ये 70 हो गया। कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ने का मतलब ये इधर हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ती है 30 मीटर चलती है,
फिर वो उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर ऊपर है, ऊपर मुड़ेगा तो और वो 40 मीटर चलती है, मान लीजिए कि यहाँ पहुंचती है। अब कह रहा है कि वो अपने घर की ओर चल पड़ती है, यहाँ से उसका घर यहाँ है, अगर इधर चलेगी तो किस दिशा में जाएगी, तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। तो हम कह सकते हैं कि ये साउथ, नॉर्थ साउथ, ओ सॉरी ये आपका ईस्ट है, ओ सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट है वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ओ सॉरी नॉर्थ वेस्ट। फोर्थ वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। बाकी सरल है, सब समझते ही होंगे। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पे कुछ टर्म दिए गए हैं और आपको इनको इनके डिस्क्रिप्शन से मैच कराना है। देखो सबसे सरल इसमें दिख ही रहा है एक सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या है, अनदर वर्ड और फ्रेजेस दैट हैज द सेम मीनिंग। तो डी का तो पहला सेम मीनिंग, डी का पहला, डी का पहला, तो देखो डी का पहला इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, कहानी खत्म, ठीक है। अब क्या है, अगर सेकंड पे चलोगे तो बी का चौथा, बी सॉरी एक डी का तो पहला हो गया था, हाँ डी का पहला हो गया। ए का अगर देखोगे तो ए का सब्जेक्टिव की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सेट ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पीकर बिलीव्स द पॉजिटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, उन सभी विशेषताओं का सेट, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव हो गया। फिर बी का अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, टोटल सेट ऑफ एट्रीब्यूट शेयर द ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टर्म, ठीक है। तो और फिर थर्ड वाला सी का सेकंड है, कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, कॉमनली एक्सेप्टेड इंटेंशन ऑफ द टर्म, कॉमनली है, ठीक है, कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, तो सी का तो आपका सेकंड बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका थर्ड वाला विकल्प सही है। मैच द कॉलम के जितने सवाल आते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्लू जरूर रहता है। अगर चार के चारों विकल्प आपके डिफिकल्ट आ जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे जिसको नहीं पता आम बच्चों को, तो ऐसे अमूमन कम ही होते, उसमें कुछ एक पॉइंट तो ऐसा रहेगा जो पूरे सवाल को हल कराने के लिए की बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन था, सिनोनिम्स था, ठीक है। थर्ड वाला विकल्प राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अ फिनोमेना which exposure to word of the concept later marks it the easier to recall related information even when they has the conscious memory in word of the concept is called। एक घटा जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के संपर्क में आने से बाद में संबंधित जानकारी को याद रखना आसान हो। जैसे आप कोई पेज पढ़ रहे हो, उसमें डॉक्टर का जिक्र है, अब पेज पढ़ रहे हो उसमें डॉक्टर का जिक्र है, मेडिकल की रिपोर्ट है, अगर बीच में कहीं नर्स लिखा है तो अब आप समझ गए कि ये मेडिकल की रिपोर्ट है, तो नर्स को पढ़ना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि ये मेडिकल से संबंधित रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, मतलब कि क्या कह रहा है कि संबंधित जानकारी को याद रखना आसान होता है। मैं जान गया कि ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्ट है, अब नीचे नर्स लिखा था जिसको हम बहुत आसानी से टेकल कर गए। तो ये क्या था, इस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, ये प्राइमिंग मेमोरी इसको हम बोलते हैं। जो प्राइमिंग मेमोरी होती है वो इम्प्लिसिट का भाग होती है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी को अगर हम कैटेगराइज करें तो दो भागों में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट, दूसरे को बोलते हैं एक्सप्लिसिट। जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है अनकॉन्शियस रिट्राइवल होती है, नॉन वर्बल होती है। दूसरा इसका एक भाग प्रोसीजरल होता है जो कि स्किल एंड टास्क बेस्ड होता है। इमोशनली इसको आप इमोशनल मतलब मेमोरी भी बोल सकते हो। प्राइमिंग इसी की कैटेगरी में आता है। तो प्राइमिंग का मतलब है कि एक्सपोजर टू स्टिमुलस अफेक्ट, ठीक है, इन द फ्यूचर, मतलब कि हम किसी स्टिमुलस से मिलते हैं तो आगे की जानकारी हमको उस स्टिमुलस के कारण समझ में आ जाती है। यहाँ पे देखिए प्राइमिंग का मतलब लिखा है, प्राइमिंग का मतलब किसी विशिष्ट उत्तेजना या स्टिमुलस के संपर्क में आने से बाद की जो प्रतिक्रिया है हमारी प्रभावित होती है। हम पढ़ रहे थे तो बीच में डॉक्टर का जिक्र हुआ, तो अब बाद में जो नर्स का जिक्र हो रहा है तो हमें इस डॉक्टर के जिक्र होने से नर्स को हम बहुत अच्छी से समझ गए कि मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो ये एक इम्प्लिसिट प्रोसेस होता है, एक अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, ठीक है। बाकी एक्सप्लिसिट मेमोरी पे जाओगे तो एक कॉन्शियस रिट्रीवल होता है, वर्बल होता है, डिक्लेरेटिव होता है, यहाँ पे इवेंट एंड फैक्ट की बात होती है, सेमेंटिक है, ठीक है, जनरल नॉलेज अथवा वर्ड्स की बात होती है, एपिसोडिक होता है, ठीक, पर्सनल एक्सपीरियंसेस अनुभव वगैरह की बात होती है। यही है, देखिए ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है, इट्स टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट, कई टाइम यही सवाल पूछ लिया जाता है। और ये प्रोसीजरल मेमोरी है, इट्स टाइप ऑफ इम्प्लिसिट। जो डिक्लेरेटिव होती है दो प्रकार की होती है, एपिसोडिक एंड सेमेंटिक। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, मेमोरीज दैट कैन बी कॉन्शियसली रिकॉल्ड सच एज द फैक्ट्स अथवा इवेंट्स। किसी भी फैक्ट अथवा इवेंट को हम जब कॉन्शियसली रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अब ये जो एक्सप्लिसिट का बात, जो एक्सप्लिसिट होती है दो प्रकार की होती है, एक एपिसोडिक होती है, दूसरी सेमेंटिक होती है। अगर एपिसोडिक पे जाओगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस की बात होती है, फिनोमेना की बात होती है, किसी के जन्मदिन की बात होती है, पार्टी की याद होती है। तो ये सब बातें जो है वो क्या है, एपिसोडिक मेमोरी का हिस्सा होती हैं। अगर आप सेमेंटिक पे जाओगे तो बेसिक सामान्य ज्ञान या फैक्ट्स की बात होती है, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है या भारत की राजधानी कौन है, तो आप बताओगे दिल्ली। जहाँ पे फैक्ट्स की बात हो रही है, जनरल नॉलेज की बात हो रही है, तो उसको हम सीमेंटिक के अंतर्गत रखते हैं। अगर प्रोसीजरल पे जाओगे तो एक तरफ से मोटर स्किल की बात करती है, कौशल की बात करती है, स्किल्स की बात करती है, हैबिट्स की बात करती है। जैसे देखिए साइकिल चलाने की बात है, टाइपिंग करने की बात है, ठीक है। तो ये अनकॉन्शियसली होती है, मैं क्या कर सकता हूँ का जवाब देती है, ठीक है।
तो ये पार्ट ऑफ इम्प्लीसिट होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ऑपरेट्स अनकॉन्शियसली होती है, जो इम्प्लीसिट होती है। जो एक्सप्लिसिट होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो कॉन्शियसली ऑपरेट होती है। कई टाइम इसी दोनों वर्ड्स में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करके सवाल आपसे, सॉरी कॉन्शियसली, हाँ अनकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली करके सवाल आ जाता है। अब जो एडल्ट टूलविंग थे, इन्होंने भाई एक कनाडाई मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मेमोरी को डिवाइड किया, बताया कि भाई जानकारी को हम कैसे संग्रहित करते हैं, उसको पुनः कैसे प्राप्त करते हैं। इन्होंने इसको डिवाइड किया। इन्होंने कहा भाई एपिसोडिक होती है, सेमेंटिक होती है, प्रोसीजरल होती है। जो एपिसोडिक होती है वो डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट का भाग है, सेमेंटिक होती है डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट का भाग है, ठीक है। एपिसोडिक एंड सेमेंटिक अभी अभी आपने पढ़ाई, और जो प्रोसीजरल होती है नॉन डिक्लेरेटिव होती है, इम्प्लिसिट का भाग होती है। अभी अपनी सारी चीजें आपने पढ़ी, वही सारी इन्होंने कैटेगराइज की थी किसने, एडल्ट टूलविंग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 9, 12 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द सोर्ट, मतलब कि एक तृतीय अनुपात निकालना है और एक चौथा अनुपात निकालना है। तो 4, 9, 12 है, इसका आपको चौथा अनुपात निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मान लो ये ए है, बी है, सी है, तो आपको डी निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, ए बाई बी और सी बाई डी करोगे। इसका तृतीय अनुपात निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका ए बाई बी करोगे और बी बाई सी करोगे। तो ए बाई बी अगर कर रहे हो तो ये 4 आएगा, 9 आएगा, फिर 12 आएगा। यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा जानते हैं, 9 गुणे 12 आएगा, नीचे 4 आएगा, 4 का 3 बार करोगे, 9 त्रिक 27 आ जाएगा। तो मतलब जो आपका चतुर्थानुपात आएगा वो 27 आएगा। और अगर आप तृतीय अनुपात निकालने जा रहे हो तो क्या है, 16 और 36 है, 16 बाई 36 करोगे, फिर 36 बाई सी करोगे, सी ही तो है ना, चाहे एक्स कर लो। तो अब सी को अगर निकालोगे तो कंपेयर करोगे, 36 गुणे 36 आएगा और नीचे 16 आएगा। तो 4 चौको 16, 4 9 36, फिर 4 9 36, 9 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 81 बनेगा। तो ये 27 और 81 इसका राइट जवाब बनेगा। तो 27 जो आपका इसका चतुर्थानुपात है, और जो 81 है वो इसका तृतीय अनुपात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है कि ये इंटेंशन है और ये डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया, इनकोड करना है, डिकोड करना है, पॉलीसेमी करना है और लैंग्वेज करना है, ठीक है। तो देखो इनकोड करना मतलब कि हम चीजों को लिख रहे हैं, किसी विशेष कोड के अनुसार संदेश बनाने की प्रक्रिया, संदेश लिख रहे हैं, पर्टिकुलर कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक का तो तीसरा जाएगा। दूसरा डिकोड मतलब कि भाई अब उसी को हम समझ रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसका चौथा जाएगा। ए का तीसरा और बी का चौथा, तो थर्ड वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। ए का तीसरा, बी का चौथा, थर्ड वाला विकल्प। पॉलीसेनी, पॉली मतलब मेनी होता है, पॉली मतलब कई होता है, तो यही होते थर्ड का पहला आ जाता है मेनी मीनिंग्स, और लैंग्वेज का मतलब है लिंग्विस्टिक सिस्टम, ठीक है। तो इसका सेकंड हो जाता है, तो ये इसका थर्ड वाला विकल्प राइट आंसर है। तो आज हमने 3 सितंबर 2024 और 2025 शिफ्ट 2 के पेपर को कवर किया। उम्मीद करता हूँ बताई बातें और तरीके समझाने का आपको अच्छे से समझ आया होगा, सारी क्वेश्चन के प्रति आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।